Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग लेके आए हैं एयरफोर्स का सैंपल पेपर एयरफोर्स का अभी क्यों लेके आए, क्योंकि जैसा आपको पता है कि आने वाले दिनों में एयरफोर्स का फॉर्म की डेट आ गई है। क्या? 22 जनवरी। अब 22 जनवरी आ गई है तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने कोई OTS टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी, कुछ बच्चों ने समय अनुसार देखते हुए कोई अच्छा सा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने अभी ये दोनों काम नहीं कर रहे तो बेटा किसका वेट कर रहे हो? दुनिया में जहां पर भी एयरफोर्स, जैसे हमारे भारत की बात करें, तैयारी करने के लिए बच्चे घर से निकलते हैं और एक सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज को या एक सर्वश्रेष्ठ स्टडी मटेरियल को और एक सर्वश्रेष्ठ क्रैश कोर्स को तवज्जो देते हैं। तो जरूर से जरूर कोई बढ़िया सा आप अपने सुविधानुसार इन सब चीज़ों को ज्वाइन करिए, मगर तब तक हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए क्या लाए हैं? एक बेस्ट 25 क्वेश्चंस का एयरफोर्स का सैंपल पेपर को बनाते वक्त हर चीज का ध्यान रखा गया है। स्पीड ब्रेकर के क्वेश्चन है, आपके एक्सीलरेटर के क्वेश्चंस हैं। ये क्या है सर? ये आपको जब आप वीडियो देख रहे होंगे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या स्पीड ब्रेकर होता है, क्या एक्सेलरेटर होता है। दोनों के बारे में जानकारी वीडियो के अंदर है और हर क्वेश्चन के साथ कोई अलग सा फैक्ट भी साथ में। तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलिए आइए पेपर सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे? लॉग बेस 9 27 प्लस लॉग बेस 8 32, मतलब हिंदी में भी दिया हुआ है लॉग बेस 9। देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या क्लियर था कि कोई हमारी प्रॉपर्टी होती है लॉग की, अगर बेस की पावर n और ऊपर जो डिजिट है उसकी पावर m है तो हम इस पूरे मामले को क्या लिखते हैं? m बाय n लॉग बेस a बाय b, a टू b। मगर यही बात अगर हमारी ऐसी हो जाए कि लॉग a की पावर n टू a की पावर m, तब ये बात क्या हो जाती है? m बाय n, क्योंकि लॉग बेस a से a कितना होता है हमारा? 1 होता है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? m बाय n। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज किया है इस सवाल में। हमसे कहा गया लॉग बेस 9 27, जिसको हमने क्या लिखा? लॉग 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, प्लस इसी तरीके से 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 एंड 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। नाउ जो सिंप्लीफिकेशन किया तो आ गया 3 बाय 2 लॉग बेस 3 टू 3 प्लस क्या हो गया? 5 बाय 3 लॉग बेस 2 टू 2। अब ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई? 1। अभी बताई थी कि ये वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? हमेशा 1 हो जाती है, तो 1 हो गई। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? 3 बाय 2 प्लस 5 बाय 3 ऑन टेकिंग एलसीएम। आपने क्या ले लिया? एलसीएम लिया, 6 आ गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, कितना आ गया? 19 बाय 6, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आपको फंडा क्लियर है? यहां पर आपको फंडा क्लियर किया गया है। पहले इतना कि ये आपका फंडा था और बाकी न्यूमेरिकल का पोर्शन इतना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने मॉडरेट वे में रखा है। मॉडरेट का मतलब क्या हुआ? पेपर का स्तर, जैसे कह रहा हूं मैं हमेशा से कि ये स्तर पेपर का सबसे कठिन स्तर पे रखा गया है। कठिन नहीं कहूंगा ज्यादा, मगर हाँ पेपर टाइम ड्यूरेशन पे अच्छा हिट करने वाला है। सवाल क्या है? यदि ए समुच्चय में इतने अवयव हैं तब आपको समुच्चयों की संख्या निकालनी है जिनमें 2 या 3 अवयव हों। टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास अवयव कितने हैं? 10, और हमें क्या क्या निकालने हैं? 2 या 3। देखो ये या लिखा है, आपको क्लास के प्रोग्राम में और ऑनलाइन दोनों प्रोग्राम में बताया गया कि हम या और में कैसे अंतर करते हैं। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट थे 10 में से पहले हमें कोई 2 चूज करने थे, फिर या है तो 10 में से कोई 3 चूज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। 10C2 का हल कितना हो गया भाई? 10 × 9 बटे 2 प्लस 10C3 का हल कितना हो गया? 10 × 9 बटे 8 बटे 3 2 1, ऐसा कुछ। यहां से देखा तो कितना आ गया? 45, मतलब 45। यहां से करने गए 120 और टोटल किया तो कितना आ गया? 165, 165। ऐसे कितने उपसमुच्चय हैं जिनकी वैल्यू क्या है?
2 या 3 अवयव होंगे। एक बार मैं छोटा सा पॉइंट नोट बता देता हूं जिसमें आपको बात समझ में आ जाए। हमसे कहे गए थे उप समुच्चय। देखिए उप समुच्चय में क्या होता है, कभी एक एलिमेंट होता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, और इसमें तो 10 है तो आखिर में 10 के 10। तो उसने पूछा वही बताइए जिसमें 2 एलिमेंट हो या 3 एलिमेंट हो। तो 2 एलिमेंट, भाई 10 में से हमें कितना छांटना होगा, कोई 2 एलिमेंट छांटने होंगे तो उनके तरीके कितने हो गए ये। अब 3 के लिए क्योंकि या लगा है तो प्लस, अब 3 के लिए भाई 10 में से ये 10 है, इन 10 में से कोई 3 अवयव छांटने के तरीके 10c3 सॉल्व किया और उत्तर कितना आ गया 165। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अलग अलग तरीके हैं, पता नहीं बच्चे क्या करते हैं, इसका संयुग्मीकरण करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अरे नहीं बेटा, इतना सब टफ करने की क्या जरूरत है। जब आपको बताई गई है प्रॉपर्टी की मॉड Z1 बटे मॉड Z2 को हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड Z1 बटे Z2, खत्म। इसी प्रॉपर्टी का यूज करता हूं मैंने कहा कि हमसे पूछा गया √2 प्लस आयोटा बटे में √2 माइनस आयोटा। मैंने थोड़ा सा और देखा, मैंने कहा भाई ये लिखा है √2 प्लस आयोटा और ये लिखा है √2 माइनस आयोटा। अगर मैं जाऊं तो क्या हो गया इसका हो गया अंडर रूट √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1। नीचे जाऊं तो क्या लिखा है अंडर रूट √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1। यहां से मेरे को मान कितना मिला 1। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने आपको क्लास में बताया है, यदि z बाय z का कंजुगेट हो, कंजुगेट मतलब संयुग्मी हो और उसका मापांक निकालना हो तो उसका मापांक हमेशा क्या आता है 1। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं ऐसा तो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मॉड z बराबर होता है मॉड z का कंजुगेट। तो दोनों का जब मॉडुलस निकालोगे तो दोनों का मान कैसा हो जाएगा समान और उत्तर क्या आ जाएगा 1। तो आपको दोनों विधियां क्लियर होंगी, आपको दोनों विधियां क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक अलग फंडामेंटल देने वाला है, आपके एग्जाम में ये वाला फंडा बहुत काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि मूलों का अंतर बताइए। देखिए मान लेते हैं अगर मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का अंतर क्या हो जाएगा ऐसा। अब जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही ध्यान रखेंगे। मूलों का अंतर होता है अंडर रूट डी बटे मॉड के अंदर ए क्या होता है, यदि हम समीकरण किसकी बात कर रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 की बात कर रहे हैं तो हमसे मूलों का अंतर क्या होता है लिख लेंगे। बहुत ज्यादा एयरफोर्स के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अब अल्फा बीटा निकालना था डी, तो डी कितना होता है हमारा अंडर रूट के अंदर देखते हैं। बी स्क्वायर क्या हो गया 100 माइनस 4ac हो गया 36 डिवाइडेड बाय x कितना है a कितना है यहाँ पर गुणांक x स्क्वायर का 1 64, तो ये आ गया 8, अंदर क्या आ गया 64 का क्या आ गया 8 और ये रहा आंसर। नहीं निकालना मुझे अल्फा बीटा, पहले मैं समेशन देखूंगा अल्फा धन बीटा का मान कितना है, फिर मैं देखूंगा अल्फा बीटा का मान कितना है, फिर मैं हल करूंगा। छी, ऐसे करोगे तो फिर हो चुका है एयरफोर्स, फिर तो कर चुके तुम 25 क्वेश्चन 20 मिनट में। नहीं 25 क्वेश्चन 15 मिनट में। कैसे? ये है फंडा, मूलों का अंतर क्या होता है ये। देखिए समीकरण, आंसर दिया, आगे बढ़े। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है देख रहा है कि हमें गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है, इनफाइनाइट सीरीज है जिसमें जीपी में कह रहा है x बराबर है 1। यहाँ पर बेटा जी प्लस है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हल्की सी, यहाँ पर क्या है प्लस, ये प्लस का निशान है तो यहाँ पर आपको सॉरी प्लस नहीं है, आई थिंक माइनस ही है, माइनस। मैंने अभी जस्ट देखा क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, या इसको ऐसे कट कर देना, मैं डायरेक्ट माइनस लिखा हुआ यहीं से चालू करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x की वैल्यू ऐसे करके दिए इनफाइनाइट टर्म की एक गुणोत्तर श्रेणी है। अच्छा, तो कह रहा है कि x का मान बताइए। अरे x का मान तो बहुत सरल हो गया। क्या भाई, जब देखोगे तो x क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। और इस गुणोत्तर श्रेणी की खासियत क्या है कि इसका प्रथम पद 1 है और इसका सर्वानुपात जिसको कॉमन रेशियो कहते हैं वो -y है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो x का मान आपका तो डायरेक्ट आ गया क्योंकि अनंत पदों का योग पता है आपको, यही तो आ गया इसका मान 1/1 धन y। x का मान आ गया आपके सामने 1/1 धन y, यही हो गया उत्तर। क्योंकि आपको पता है अनंत श्रेणी का योग क्या होता है, प्रथम पद 1 माइनस कॉमन रेशियो जिसे सर्वानुपात कहते हैं वो ही लगाया और उत्तर आ गया। ध्यान रखिएगा, सवाल देखने में सुनने में बड़ा है मगर उत्तर बहुत सरल होता है। कैसे? ये गुणोत्तर श्रेणी देखी जिसका r क्या है -y है। देखिए -y का क्यूब -y की पावर 5 कितनी हो जाएगी, -5 आती रहेगी। तो उत्तर कितना आ गया आपका
ये आसान है मगर सवाल पढ़ने में बड़ा है, देखने में थोड़ा खतरनाक है, बच्चा छोड़ देता है, डर जाता है। बहुत सारे सवाल आते हैं बेटा। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 100 और 1000 के बीच में इन अंकों से बनने वाली कितनी संख्याएं बन सकती हैं। देखिए पहले अगर हम 100 और 1000 के बीच की संख्याओं की बात करें तो ये संख्याएं बन सकती हैं 3 अंकों की। अब 3 अंकों की हमें संख्याएं बनानी है जिसमें कहा गया है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो हमारे पास विकल्प कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले स्थान के लिए हमारे पास कितने विकल्प हैं, 5 विकल्प है सर। 5 में से कोई भी अंक रख देंगे। जी बिल्कुल बेटा। अब दूसरे स्थान के लिए तब बच्चा क्या कहता है, सर 5 थे पहले, हमने एक अंक तो रख दिया एक स्थान पर क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है, तब हमारे पास कितने अंक बचे, 4। तो अब दूसरे स्थान के लिए कितने विकल्प बचे हमारे पास, 4। हमने कहा बेटा तीसरे स्थान के लिए, तो फिर बच्चे का जवाब आता है सर तीसरे स्थान का एकदम फंडा क्लियर है कि हमने 2 अंक यूज कर लिए 5 में से। अब हमारे पास कितने अंक बचे, 3। तो तीसरे स्थान पर आएंगे 3। अब काम हो गया। उत्तर कितना आ गया, आपका उत्तर आ गया 20 और 3 60 और आंसर आपका था डी 60। आशा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा क्योंकि 3 अंकों का अंक था, पुनरावृत्ति नहीं होनी थी, तो 5 में से कोई एक अंक यहाँ आया। अब अंक कितने बचे, 4 में से कोई एक अंक आया तो कितने बचे, 3। पूरा मल्टीप्लाई किया, उत्तर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्रायिकता का है। सवाल देख के थोड़ा डर लगता है कि प्रायिकता आ गई सर, थोड़ा गड़बड़ है। नहीं, प्रायिकता के सवाल में आसान चीज क्या होती है, जब ये बातें लिखी होती है ना, ये बहुत काम करती हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, मतलब A इंटरसेक्शन B कितना हो गया, 5। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितनी हो गई, 5, मतलब 0। अब आपसे पूछ रहा है कि A प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। आपको क्लास में और ऑनलाइन क्लास दोनों में बताया गया है। इसका मान होता है 1 माइनस A यूनियन B हो जाता है, क्या हो जाता है, A यूनियन B। चूंकि हमें पता है कि P A इंटरसेक्शन B 0 है, तब हमारा P A यूनियन B बराबर किसके आ गया, P A प्लस P B के। देखिए सभी लोग, सभी को क्लियर भी हो रहा होगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि A यूनियन B ऐसा हो गया क्योंकि P A इंटरसेक्शन क्या हो गया, 0, जो कि माइनस में होता है। तो A यूनियन B कितना आ गया मेरा, 1/3 धन 1/4, मतलब 1/3 प्लस 1/4 विच गिव्स अस 7/12। तो P A यूनियन B की वैल्यू आ गई। अब क्या किया, 1 माइनस 7/12 इधर रख दिया क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू, और रख दिया तो कितना आ गया, 5/12, जो कि उत्तर नंबर डी है शायद। जी हाँ, डी है और उत्तर हो गया। एक बार आराम से इस सवाल को देख लेंगे और बेटा जहाँ जो चीज़ समझ में ना आए तुरंत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आई होप आप कमेंट करेंगे, मैं आंसर दूंगा। दैट्स इट, मेरे आंसर मिलेंगे आपको। देखिए ये बात बताई क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तब क्या होता है, ऐसा, जिसकी वजह से क्या हो गया, ऐसा, जहाँ से हमें ये निकालना था और उत्तर हमारा आ गया। समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह की शर्त क्या होती है, शर्त सर ये होती है कि AIJ बराबर हो जाता है AJI। अरे ये कैसे हो जाता है, कहने का मतलब सर अगर आप एक 1-2 की बात कर रहे होंगे तो ये बराबर आ जाएगा 2-1 के। बस बेटा तो इसी का फायदा उठा लिया हमने, क्या कि x प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 2x माइनस 3। अच्छा तो हमने क्या किया, ये 3 इधर लेगा, ये x इधर ले आए, तो कितना आ गया, x बराबर 5। ये तो उत्तर हो गया। चुटकियों का सवाल, आंसर आ गया। और जिसको सममित आव्यूह के बारे में पता होगा, जिसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पता होगा, उसका आंसर बहुत तेजी में होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला, अगर ये सवाल तुम पढ़ो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये सवाल पढ़ो, मैं कहूंगा हो गया, आगे चलेंगे। ऐसे सवाल क्या होते हैं, ये हमारे एक्सेलरेटर होते हैं, एग्जाम के एक्सेलरेटर, कि हम चल रहे थे, एक औसत स्पीड बना के चल रहे थे कि हाँ हम 20-17 मिनट में पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। मगर जब ये सवाल आता है, ये 17 मिनट को किस में कन्वर्ट कर देता है, 15 मिनट में। क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं, हम सिर्फ पढ़ने में समय लगाते हैं। पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियां एक समान हो तो सारणिक का मान होगा। क्लिक किया और आगे बढ़ गए, क्लिक किया और आगे बढ़ गए। मगर हम टीचर हैं, हमारा काम आपको समझाना है। मान लेते हैं कि ये रहा, एक पंक्ति की बात की है उन्होंने, हम पंक्ति की बात कर लेते हैं।
मान लो ये एक पंक्ति है जिसके सारे एलिमेंट क्या है x, ये अगली पंक्ति है जिसके सारे एलिमेंट क्या है x, मान लो अगली पंक्ति है जिसके एलिमेंट है y z w। इस हमारी दो पंक्तियां सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि पंक्ति एक बराबर पंक्ति एक ऋण पंक्ति दो, मतलब रो 1 कैसी हो जाए, रो 1 माइनस रो 2। जब आप देखते हो तो कितना हो गया, 0 0 0 x x x y z w। अब बेटा जी अगर इस सारणी को हम इस पंक्ति के सापेक्ष खोलेंगे तो उत्तर कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्लियर है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भाई अगर प्रत्येक अशून्य संख्या के लिए ऐसा है तो f के परास में या रेंज में कितने एलिमेंट होंगे। तो उन्होंने अलग अलग फॉर्मूले दिए। ठीक है, हमने कहा बेटा जी देखो मॉड दिया गया है आपको, और हम हमेशा कहते हैं रेंज क्या होता है, y का मान। मॉड की कहानी क्या होती है, मॉड की कहानी यार दो हिस्सों में चलती है। आप भी कहेंगे हाँ सर, x आएगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा, ऋण x आएगा या नेगेटिव x आएगा जब x का मान 0 से छोटा होगा। हमने कहा हाँ बेटा। तो आपने कहा सर एक बार अगर धनात्मक ले लिया तो y का मान 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ऊपर x है नीचे धनात्मक है, तो धनात्मक धनात्मक क्या हो गया 1, हर बार 1 ही आएगा धनात्मक संख्याओं के लिए। हाँ, फिर आपसे कहा गया अगर सर ऋणात्मक हो जाए, ऊपर वाला ऋण नीचे वाला मॉड था तो ये हो गया x, काट दिया तो कितना आ गया -x। मतलब अब y का मान सभी ऋणात्मक संख्याओं के लिए क्या सा आएगा, ऋण 1। तुम्हें पता है दुनिया में दो ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, धनात्मक ऋणात्मक। शून्य को हम न्यूट्रल कह देते हैं या फिर धनात्मक में गिनी लेते हैं, मगर दो ही होती हैं। तो हर प्रकार की संख्या के लिए इसका मान क्या आ रहा है, एक बार इसका मान आ रहा है ऋण 2 ऋण 1 और उसके बाद आ रहा है 1। तो कितने मान आ रहे हैं, 2। तो उत्तर क्या हो गया कि एक समुच्चय जिसके दो अवयव हैं, एक समुच्चय जिसके दो अवयव है, मतलब a set consisting of two elements, a set consisting two elements। ये सवाल यहाँ पर हुआ, आसान है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। अब हमारे पास है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 भाई साहब पेन उठाने जरूरत नहीं होती। जैसे हम बताते हैं ना कि भाई 25 क्वेश्चन में से आपके पास होते हैं करीब करीब 15 से 16 ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जिनकी वजह से आप अपना समय खराब करते हैं। वो समय नहीं खराब होना चाहिए, बस प्रॉब्लम क्या है कि कैसे पहचाने वो 15 क्वेश्चन। तो उसके लिए हम हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं। ये सवाल देखा, अगर मैं इस सवाल को मैं करता तो मैं कैसे करता, मैं आपको बताता हूँ। मैंने देखा सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 0 मतलब 10x अपॉन साइन 2x। अब मुझे पता है कि जब टेंड्स टू 0 होता है तो 10x बटे x 1 हो जाता है और साइन x बटे x 1 हो जाता है। मगर यहाँ पर 2x था तो मैंने क्या किया, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया। अब देखिए मैंने इसको देखा तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए बेटा जी, 1, और ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 1। कितना बचा, 1 गुणित 1 बटे 2। तो मान कितना आ गया, 1 बटे 2। मान कितना आ गया, 1 बटे 2। उत्तर आ गया, उत्तर आ गया आप सभी का। अच्छा चलिए अब यहाँ तक आए तो मैं एक फंडा और बता देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 10 mx डिवाइडेड बाय साइन nx ऐसा दिया हो, 10 mx और साइन mx दिया, nx दिया हो तो मान हो जाता है m बटे n। सिर्फ क्या हो जाता है, m बटे n। तो ये फंडा याद रखेंगे, एयरफोर्स में संजीवनी बन के आएगा। समय नहीं गवाओगे, 5 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे। ऐसे 3 क्वेश्चन 5 सेकंड में कर लिए तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन में अगर गलती से 1 मिनट भी देना हो तो दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सोचा समझा क्वेश्चन। सोचा समझा क्वेश्चन क्यों सर, ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। एयरफोर्स में भी तुम खटाखट क्वेश्चन करते आ रहे थे, सेकंडों में हो रहे हैं सर। ये क्वेश्चन आके डरा गया, अरे सर हमने तो पढ़ा है कि अवकलन करना, ये सापेक्ष का क्या बवाल है। कोई बवाल नहीं है, हम बता रहे हैं, सिंपल सा करो भाई। तुमने मान लिया y1 बराबर क्या है, x क्यूब, और y2 बराबर क्या है, x स्क्वायर। सभी के लिए करना है ऐसे ही। उसने तुमसे पूछा है dy1 डिवाइडेड बाय dy2। समझे, सापेक्ष का मतलब तुमने इसका किया x के सापेक्ष अवकलन, dy1 अपॉन dx। कितना आ गया, 3x स्क्वायर। तुमने इसका किया x के सापेक्ष, मतलब तुमने डिफरेंशिएशन किया इसके x के रिस्पेक्ट में, ये आ गया। अब तुम देखो dy1 बटे dy2
को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ dy1 डिवाइडेड बाई dx इंटू dx बटे dy2। आपने कहा हाँ सर, तो dy1 का मान कितना था 3x स्क्वायर, अब इसको उल्टा कर दिया तो इसका मान हो गया 2x, जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 3/2x, और यही इसका मान हो गया। और ये था ऑप्शन नंबर 2। हर क्वेश्चन को जो सापेक्ष के लिए कहे इसी तरह से करना है, इसी तरह से करना है बच्चों, सब याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए सरल क्वेश्चन की बात है, स्पीड ब्रेकर आया, हमने स्पीड ब्रेकर कर लिया, अब तो थोड़ा भागने का टाइम है। हमें पता था कि सर आपने कहा है ln x अपॉन x, ln का मतलब हो गया लॉग नेचुरल, जिसका मतलब है लॉग ही है। तो आपने कहा सर हम तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, मगर सब्स्टिट्यूशन करने में समय नहीं बिताना है, तुम्हें पता है log x बराबर t लेंगे अगर हम, मतलब ln x बराबर क्या ले रहे हैं t, तो हमें पता है इसका मान होता है, डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाएगा 1/x dt आ जाएगा। और आपने देखा तो इसका मान कितना हो गया, ये समाकलन किस में कन्वर्ट हो गया dt में, किस में कन्वर्ट हो गया dt में, क्योंकि इसको कितना माना है t, तो ये t dt में कन्वर्ट हुआ, मान कितना आ गया t²/2, और धनात्मक कोई नियतांक जोड़ना पड़ेगा। हमने नियतांक जोड़ा, t किसको माना था ln x को, तो ln x की घात 2/2 धन c, मतलब होल स्क्वायर ऑफ ln x बाय 2 इज करेक्ट आंसर, और ये उत्तर हमें मिला ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो अगला देखते हैं। चलिए अब हमारे पास पहला जो सवाल था वो था अनिश्चित का, अभी क्या है निश्चित का, मतलब पहले वाले में इंडेफिनिट था, अब डेफिनेट है। क्योंकि ये देखा हुआ है, उसको देख के हमें समझ में आ जाता है सर ये तो tan इनवर्स x का है। मतलब अगर मैं कहता हूँ 0 से 2 dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4, तो इसका मतलब आप तुरंत बोल देते हो कि सर 1/2 रख लो पहले, 1/a tan इनवर्स x बाय, और कहाँ से 0 से 2 के लिए। हमने कहा चलिए बेटा जी आपकी बात सही है, यही होता है समाकलन इसका। आपने कहा कि सर देखो जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हमने लिखा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 पर होता है, tan इनवर्स 1 45 पर होता है, तो वो 1/2 और π/4, जिसका मान आ गया π/8, और यही क्या था इसका उत्तर, और उत्तर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 6 की सी की तरफ। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड इन द y इक्वल्स टू 2 mod x विद y इक्वल्स टू 4। ऐसे सवालों को करते वक्त हम कैलकुलस का यूज ही नहीं करते, हम कहते हैं मान लीजिए ये रहा आपका mod 2x और ये रही y बराबर 4 लाइन। हमें पता है y बराबर क्या था, y mod 2x था। अब x की जगह हमने क्या मान रखा होगा कि 4 आ जाए, तो तुमने कहा सर x की जगह जो भी मान रखे हैं वो है हमारा 2। वो क्या मान है हमारा 2। x बराबर 2 रखने पर हमें क्या मिला है, y बराबर 4। ठीक, तो अब तुम्हारे को इस पॉइंट के निर्देशांक पता है। अब देखो जरा ये हाइट कितनी हो गई, तुमने बोला सर 4, और ये दूरी कितनी हो गई, तुम बोले 2। अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और इसका दुगना कर दूं तो मेरा इसका पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों। आपने कहा हाँ, तो हमने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई ऐसा, और इसका ही हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 4 दूनी 8, उत्तर कितना आ गया 8 वर्ग इकाई। उत्तर कितना आ गया 8 वर्ग इकाई। दोबारा समझेंगे, देखिए बेटा इसीलिए हम कहते हैं हर बार समीकरण देख लीजिए, कर्व देख लीजिए, सब कुछ। एक बार मैं और कर्व बना रहा हूँ, आपको एक बार और समझा रहा हूँ। देखिए एग्जाम करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, जितने सवाल आते हैं आप सबके सब बच्चों को अगर घर के लिए पेपर दे दें आप सब कर लेंगे, मगर असली चीज़ होती है कि एग्जाम करते वक्त हम कितना सही, कितना तेज, मतलब कितना एक्यूरेट है और कितना तेज हमारा दिमाग चल रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको स्वयं या किसी की मदद से एक चीज़ों को सीखना पड़ता है जो आपको सरलता की तरफ ले जाती हैं। अगर मैं आपको शुरू से बताऊं कि आपको मॉड जेड का वक्र तो पता ही है कि हाँ सर वो ऐसा बनता है। अब ये 2x है और y बराबर 4 रेखा ये होगी, आपको भी पता है हाँ सर y बराबर 4 रेखा ये होगी। तब ये 4 पर कट करेगा, तो ये कब कट करेगा, जब सर x बराबर 2 होगा। जब x बराबर 2 होगा तो मतलब ये दूरी कितनी है 2, और ये दूरी कितनी है 4। तो आप अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लें इस त्रिभुज का और इसी का 2 गुना कर दें, इसका ही 2 गुना कर दें, तो आपके पूरे का आ गया। आपको पता था 1/2
आधार गुणित ऊंचाई और फिर दोनों का दुगना ही करना है इसका पूरे का, तो कितना आ गया 8 वर्ग इकाई। दोबारा से समझाया है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये स्पीड ब्रेकर था। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बहुत सरल है। बहुत सरल क्यों कह रहा हूं? उसने पूछा है ऑर्डर और डिग्री, मतलब कोटि और घात। देखिए कोटि तो मेरे को यहीं से दिख रही है, क्या है इसकी 2। कोटि कितनी है 2, तो 2 वाले ऑप्शन मेरे कौन से थे? ये दोनों। अब घात देखनी है तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसकी अधिकतम घात हो गई 2, तो यही हो गया मेरा उत्तर। ये हो गया गलत वाला, आंसर है बी पार्ट। स्पीड ब्रेकर के बाद वाले क्वेश्चन बहुत इजी वाले आते हैं, ध्यान रखिएगा। दुनिया आपको पेपर सॉल्व करना सिखाएगी, यहाँ हम आपको सिखाएंगे पेपर कैसा बन रहा है। आप अपने पेपर के लिए पूरा तरह प्रिपेयर है कि पेपर कैसा आ रहा है और किस तरह माइंडसेट के साथ जाएं। मेरे पढ़ाने में एक फंडा क्लियर है, एक बात हमेशा क्लियर है कि आप 25 क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं कि 25 क्वेश्चन मैथ वाले तो मैं कर रहा हूं 15 मिनट में पूरी तरह। अब जब 15 मिनट के लिए मैं तैयार करूंगा तो आप 16-17 मिनट में तो कर ही लोगे, मगर हमारा टारगेट होता है कि हमें 25 क्वेश्चन 15 मिनट में अचीव करने हैं। कितनी देर में? 15 मिनट में, जिससे हम अपना बाकी का समय और अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे से कह रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू, देखिए मेमोरी बेस्ड है, पुराने साल में भी आया हुआ था। हमें पता है साइन 105 का मान, हमने आपको हमेशा कहा है कि ये छोटे छोटे मान है, इनको तैयार रखिए, और cos 105 का मान हमें याद रखना चाहिए। याद रखने का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पर तो एक बार बता देता हूँ, मगर आप लोग अपने लिए तैयार रखेंगे। 105 साइन का मान हो गया, cos का मान हो गया 105 का। आपने थोड़ा सा हल किया तो आपका आ गया 2/2√2। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऋण √3/2√2 और √3/2√2 प्लस माइनस होने की वजह से कट गए, और ये 1 ऐड हो गए, ये 2 कट गया और ये वैल्यू आ गई 1/√2। अब आंसर आपका हो सकता था साइन 45 या cos 45 या सीधे का सीधे 1/√2, जो आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, जैसे आपसे कहा थोड़ा स्पीड ब्रेकर के बाद थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स के बारे में, जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है तब कहा जाता है कि y बराबर अगर साइन इनवर्स एक्स है तो आपकी किसकी परास y का मान जो पूछ रहा है, y का मान कहां से कहां तक बिलोंग करता है? y का मान बिलोंग करता है -π/2 से π/2 तक। और वैसे यहाँ पर पूछा नहीं गया, मैं फिर भी बता देता हूँ, x का मान आपका होता है ऋण 1 से 1 की तरफ। तो उत्तर आपको दिख रहा होगा क्लोज ब्रैकेट में बी वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अगला सवाल है, कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में C का मान दिया है, कोण A का और भुजा A का, तो कोण C का मान पूछ रहा है। देखिए जब अब सेम भुजा देता है, मैंने आपको सिखाया है क्या कि साइन A/कोण A बराबर B/कोण B और बराबर C/sin C। ठीक है, आपको ये देखिए इन दोनों को देखना है। A का मान कितना दिया है आपको? अब भुजा A का 2√2 और कोण A का मान दिया है साइन 45 हो जाएगा ये, तो साइन 45 डिग्री बराबर C का मान दिया है भुजा का 2 और हमें कोण C निकालना है। जरा देखें तो ये और ये कट गया आपका। अगर आप देखें तो √2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर क्या लिखा है? 1/sin C। अगर आप साइन C की वैल्यू देखें तो साइन C को क्रॉस कर दिया तो साइन C बराबर आ गया आपका 1/2। कितना आ गया? 1/2। और साइन का मान 1/2 कब आता है? 30 अंश पर। तो उत्तर क्या हो गया हमारा? 30 अंश। उत्तर क्या हो गया हमारा? 30 अंश। कैसे आ गया? क्योंकि बेटा जी जब ये 1/2 ये 2 था, अब जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 और आसानी से मान आ जाएगा, क्योंकि साइन का मान 1/2 30 पर होता है, तो उत्तर क्या हो गया हमारा? 30। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा 2D का क्वेश्चन है जो कह रहा है कि इन दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी बताइए। देखिए दोनों रेखाएं कैसी है? परस्पर। दोनों रेखाएं कैसी है? परस्पर समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का क्या सूत्र होता है आपको पता है क्या? यदि समांतर रेखाएं A1x, हम थोड़ा इसको हटा देते हैं, मानते हैं कि AX प्लस BY प्लस C1 बराबर 0 और दूसरी समांतर रेखा AX प्लस BY
प्लस C2 बराबर 0 होती है तो इनकी बीच की दूरी d होती है C1 माइनस C2 का अंतर अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे साथ एक खेल किया गया, समीकरण थोड़े हमें घुमा के दिए गए और सारे बच्चे इन घुमावदार भाग के लिए तैयार रहे। यहाँ पर 6, 8, 15, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता तो कितना हो जाता, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, और जब यहां से लेता तो 15/2 हो जाता बेटा जी बराबर 0। यहाँ पर c कितना है, 0 है। यहाँ पर c कितना है, -15/2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 15/2। और नीचे देखिए, नीचे अगर हमने देखा तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये तो हो गया 25। तो कितना बना, 15/2 इंटू 5। आप देखेंगे ये 3 बार गया तो उत्तर कितना आ गया आपका, 3/2, जिसको हम कह सकते हैं 1/1.5, मगर उत्तर हमें 3/2 में ही दिया गया है और बीच की दूरी हमारी क्या हो गई, 3/2। हमने बताया समांतर रेखाओं की बीच की दूरी का सूत्र। यहाँ से C1 C2 बनाया, थोड़ा सवाल घुमा हुआ था, 2 को कॉमन लिया, 15/2 हुआ। अब रेखाएं समांतर दिख रही थी, 0 में से 15/2 घटाया क्योंकि C1 हमारा क्या था, यहाँ पर 0 था, घट माइनस माइनस प्लस हुआ और बाद में 3 का स्क्वायर धन 4 के स्क्वायर का अंडर रूट किया, जिससे हमारा मान कितना आया, 3/2। चलते अगले क्वेश्चन पे। इक्वेशन दी है सर्कल की एंड पॉइंट की और कह रहा है कि डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो बताइए व्यास का छोर क्या। देखिए अब इतना तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता है और सभी लोगों ने पढ़ा होता था कि जब व्यास के कोण दिए हो तो x माइनस x1, x माइनस x2 माइनस प्लस प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 बराबर 0। ये हम बहुत बार देख चुके हैं, कई बार ये एयरफोर्स के पेपर में आया हुआ है कि अगर किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदु दिए हैं तब उसका समीकरण क्या होगा। तो उसका समीकरण जब हमने देखा है तो हमारा समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0। ये भी हमारा शॉर्ट और एक बहुत तेज वाला क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में हमें क्या दिया गया है, एक दीर्घवृत्त दिया गया है। दीर्घवृत्त का समीकरण हमें दिया गया है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 36। जरा इसको और अच्छे से लिख लिया तो लिखा है x स्क्वायर बटे 9 y स्क्वायर बटे 4 बराबर 1। अब उसने हमें से नाभि लंब पूछा है जिसको कहते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लंबाई होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। लेटस रेक्टम की हमारी लंबाई क्या हो जाती है, 2b स्क्वायर अपॉन a। अब 2b स्क्वायर मतलब 2, b स्क्वायर का मान कितना है 4 और a का मान कितना है 3। तो उत्तर कितना आ गया आपका 8/3। उत्तर कितना आ गया 8/3, क्योंकि अगर आप तुलना करते हो दीर्घवृत्त के समीकरण x से, जहां पर नाभि लंब की लंबाई का क्या कहते हैं 2b स्क्वायर अपॉन a, और यहीं से आपका उत्तर आ गया। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बार आया है, अगर आप ये पेपर देख रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक हो सकता है आने वाले एग्जाम में। क्या कि अगर a डॉट b बराबर कितना है, वेक्टर का क्वेश्चन है, 0 है, और a क्रॉस b कितना है 0 है। देखिए बेटा जी यहाँ पर कोणों का तो कोई मामला नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मॉड a मॉड b cos थीटा होता है यहाँ a डॉट b। इनका भाई साहब का पढ़ा है मॉड a मॉड b साइन थीटा। अब आप ये मान के चलिए कि cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू 45 पर बराबर होती है और कभी नहीं। तो अगर साइन थीटा 0 नहीं है, cos थीटा 0 नहीं, अगर साइन थीटा 0 करते हो तो cos थीटा कभी 0 नहीं होगा, cos थीटा 0 करते हो साइन थीटा 0 नहीं होगा। तो फिर इसको 0 कौन बना रहा होगा, यही दोनों भाई साहब मिलकर बना रहे होंगे। ये दोनों तो नहीं बना रहे, क्योंकि अगर हम देखें तो साइन थीटा बराबर cos थीटा हमें सिर्फ थीटा बराबर 45 पर मिलता है और 45 में cos और साइन 0 नहीं होते। अगर 0 होना होगा तो थीटा बराबर 0 पर 0 होगा cos वो साइन, जब साइन 0 होगा तो cos 1 हो जाएगा, फिर ये 0 नहीं होगा। तो 0 कौन होंगे, हमारा वेक्टर a 0 होगा और हमारा वेक्टर b 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
क्वेश्चन कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज दिस इज, या एक सरल रेखा जिसका देख कोसाइन कितना है इतना। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये रहे आपके 3D के निर्देशांक, ठीक। अब उसने कहा 0 0 1, y का मान कितना है 1, तो y का मान 1 है, तो y के मान 1 बराबर ऐसे करके कोई रेखा मान लूं, मैं ऐसे करके कोई रेखा मान लूं और थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं जिसमें आपको दिखा सकूं। ये गया, थोड़ी सीधी हो जाए, इस तरीके से हो गई, इस तरीके से हो गई ये रेखा, ठीक। अब इस पे सारे बिंदु क्या हैं 0 1 0 जैसे हैं, तो आप देख क्या रहे हैं ये y अक्ष के समांतर हो गई, किसके y अक्ष के समांतर हो गई। अगर किसी के निर्देशांक 1 0 0 होता वो कैसी हो जाती, x अक्ष के समांतर हो जाती। अगर किसी के निर्देशांक 0 0 1 होते वो कैसी हो जाती, z अक्ष के समांतर हो जाती। किसके समांतर हो जाती, z अक्ष के। तो ये किसके समांतर रेखा आई, y अक्ष के। y अक्ष के समांतर रेखा के लिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, बी, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। आंसर हो गया बच्चों के लिए 1 0 0 x अक्ष के समांतर, 0 1 0 y अक्ष के समांतर, 0 0 1 z अक्ष के समांतर। आपके लिए फंडामेंटल और क्लियर कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए अगर हम बोले सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अमूमन इस प्रकार के क्वेश्चन की ही कल्पना की जाती है जिसमें कोई फंडामेंटल हो या कोई बेसिक कॉन्सेप्ट छुपा हो। जैसे अगर हम बात करें तो सवाल कह रहा है कि 25 परीक्षणों के प्रसरण 4 है, यदि प्रत्येक परीक्षण में 2 जोड़ दिया जाए तो परिणामी परीक्षणों का न्याय प्रसरण क्या होगा। देखिए कुछ भी जोड़ा जाए, कुछ भी घटाया जाए, प्रसरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले प्रसरण कितना था भाई हमारा 4, अब भी प्रसरण हमारा कितना रहेगा 4। यदि परीक्षण में जोड़ा जाए या घटाया जाए, सेम चीज को जोड़ा या घटाया जा रहा है, जो सब में से घटाया जा रहा है या सब में जोड़ा जा रहा है, तो आपके वेरिएंस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला और वेरिएंस यही रहने वाला है। तो ये थे हमारे वो 25 क्वेश्चन जिनको हमने एयरफोर्स के पेपर के लिए तैयार किया है। आने वाली डेट आ रही है, कल से आपके फॉर्म फिलिंग, कल से या मेरा वीडियो जब तक एयर होगा तब तक आपके फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुके होंगे। आशा है कि आप हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे जहां पर हम लगातार क्वेश्चन सैंपल पेपर लाते रहेंगे। आप तैयार हैं, आपको तैयार करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। तब तक के लिए जय हिंद। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.